और अगर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, डिफरेंस। ओके, अभी मैंने क्या लिखा है, 3 पॉइंट लिखा रही हूँ, कहीं मल्टीपल चॉइस में दिख जाए तो आपको काम आएगा। अगर हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज होता है, if critical temperature decreases then एक सेकंड, वो क्या लिख रही हूँ मैं, decreases then is of liquefaction decreases और क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज, एज ऑफ लिक्विफिकेशन डिक्रीज, तो एब्जॉर्प्शन विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है, हेंस ये एरो मत लिखना, हेंस एब्जॉर्प्शन will also decreased. Okay, decreases। तो ये ध्यान रखना, ये आपको कहीं पे दिख सकता है कि जैसे मान लो कि कुछ क्वेश्चन आ दिया कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, और ये 3 करेक्ट होंगे, एक चौथा जो होगा वो इनकरेक्ट होगा क्वेश्चन में। बस बात ये कि पॉइंट याद रखना, मल्टीपल चॉइस में। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे पहचानेंगे, कुछ 2-4 नाम बता दीजिए गैस का जो इजीली लिक्विफिकेबल है और कुछ ऐसा जो डिफिकल्ट लिक्विफिकेबल है, तो बता देती हूँ। चलो आप लोग का मन काहे को मैं उदास करूँ। सेकंड पॉइंट लिख लो, ये नोट में फर्स्ट ये सेकंड पॉइंट लिख लो। द गैसेस such as SO2, Cl2, NH3 और क्या हो जाएगा एक्सेट्रा आर इजिली लिक्विफिएबल। ये ना आपको अच्छा खासा टेम्परेचर, बहुत बड़ा एक्सटेंड होता है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। लाइक 315 पे तो ये Cl2 लिक्विफाइड हो जाता है। Cl2 सोचो 315 केल्विन पे, 315.9 केल्विन पे तो Cl2, यानी कितना बड़ा एक्सटेंड है, राइट। तो the gases such as SO2, Cl2, NH3 etc. are easily liquefiable. Easily liquefiable. ओके, तो ये इजीली इक्विफेबल है, तो क्या हो जाएगा, आर एब्जॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट, आर एब्जॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट। ओके, और अगर हम ये लेते हैं N2O2 H2 जो हमारे खुले हवा में घूमते रहते हैं, तो ये क्या हो गया, द गैसेस like N2, O2, H2, etc. are difficult to liquefy, इसलिए ये कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, ओके, हो गया यहाँ तक, मिटा दूं मैं इसको। तो फिर मैम अगर क्लोरीन को हम लोग रूम में रखते हैं तो वो लिक्विड बन जाएगा। रूम टेम्परेचर पर क्लोरीन लिक्विड। ओके, चलिए जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं मिटा रही हूँ। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ सरफेस। फोर्थ यानी टेम्परेचर
टेम्परेचर? मैम ये थर्ड पॉइंट है। अच्छा बेटा ये थर्ड पॉइंट है। ओके चलो इसको हम लोग थर्ड बता देते हैं। थर्ड पॉइंट है तो कुछ एक क्या क्या मैंने कराया अभी आप लोगों को, क्या क्या करा दिया? एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्बेंट के नेचर, राइट? ओके यस मैम। हाँ तो टेम्परेचर फिर तो 30.2। देखो जैसा कि आप लोग पढ़े हो, एब्जॉर्प्शन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके फीवर तो परेशान कर दिया है आजकल। ओके तो देखो एब्जॉर्प्शन is an exothermic process. Exothermic process. Okay. तो according to ये Cartier principle, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। According to ये Cartier principle, it is favored at low temperature. क्या मतलब? ये Cartier principle क्या कहता है समझो। ये Cartier प्रिंसिपल में ये Cartier ने कहा था, ये यहाँ पे ये और Cartier के बीच में ऐसा दे दो, इसका नाम अच्छे से लिखते हैं। इन्होंने कहा था कि अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वो कम टेम्परेचर पे ज्यादा आसानी से हो पाएगा, वो फेवर होगा कम टेम्परेचर पे, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू ये Cartier प्रिंसिपल, इट इज फेवर्ड at low temperature. Low temperature. ओके तो देखो यहाँ से आप लोग एक क्या बात कह सकते हो। देखो अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है ना तो उसमें डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगा, ठीक है? तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, सॉरी अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वहां पे डेल्टा एच हमारा क्या होगा? चेंज इन एंथैल्पी पहले सिस्टम की ज्यादा थी और वो एनर्जी रिलीज कर दिया तो निगेटिव होगा। जैसे पहले सिस्टम की एनर्जी 10 थी, ठीक है, हट, और अब वो क्या किया? 10 थी और 2 जो वो रिलीज कर दिया तो 8 हो गई, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज इन एनर्जी हमारा घटा है तो निगेटिव होती है। तो जब डेल्टा एच हमारा निगेटिव होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? एक सेकेंड इधर भी लिखना पड़ेगा तभी समझा पाऊंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक सेकेंड के बाद लिख दूँ फिर समझा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ये पॉइंट बता रही हूँ। देखो अगर चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा एच कहते हैं, सिस्टम की एनर्जी चेंज, तो अगर डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है यानी सिस्टम को एनर्जी हम लोग दिए हैं, टेम्परेचर बढ़ाए हैं इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? डिसॉर्प्शन को फेवर करेगा। और अगर हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, लो टेम्परेचर पे फेवर होगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन को फेवर करेगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये Cartier प्रिंसिपल से आपको ये बात मैंने बस बता दी है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। बाकी ये बात बोल गई है काफी है कि ये आपका लो टेम्परेचर पे फेवर होगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द ये Cartier प्रिंसिपल। अच्छा ठीक है, एक बार और बता दूं ये Cartier प्रिंसिपल, ध्यान से सुनो। ये Cartier प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ये Cartier के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वो लो टेम्परेचर पे आसानी से हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे फेवर यानी लो टेम्परेचर पे आसानी से हो जाएगा। अभी आया समझ में? डेल्टा एच वाला
क्या क्या होता है क्या? ये डेल्टा एच वाला नहीं समझ आया। डेल्टा एच को हम लोग कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी एसी मतलब मैम, क्या मतलब? एसी मतलब मैम, ए वाई ऑब्लिक अकॉर्डिंग एस। टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू यानी ये क्राइटेरिया प्रिंसिपल के अनुसार। देखो डेल्टा एच को हम लोग कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी यानी चेंज इन हीट ऑफ द सिस्टम। तो देखो मैंने कहा जैसे मान लो ये पार्टिकल, ठीक है, इस पे हम लोग जब एब्जॉर्प्शन कराते हैं तो क्या होता है, हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज यानी सपोज इनिशियली इसका पूरे का ओवरऑल टेम्परेचर 10 जूल था, तो जैसे हमने एब्जॉर्प्शन कराया तो क्या हो गया, 3 जूल आपका रिलीज हो गया, हीट रिलीज होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है। तो 3 जूल अगर इसका रिलीज हो गया तो हमारा चेंज इन एंथैल्पी क्या आ जाएगा, जो ये था इससे तो कम आएगा ना। डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा, जितना था और ये आपका 3 हट गया, 7 आ गया, यानी जितना ये वैल्यू था उससे इसका निगेटिव वैल्यू कम, कम निगेटिव यानी कम, ठीक है, कम वैल्यू आ गया यहाँ। तो ये इसका मतलब कहेंगे डेल्टा एच हमारा निगेटिव है क्योंकि जितना था उससे कम है। और देखो तो इस पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन आसान हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमने क्या किया, अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो अब देखो अगर ये हमारा क्या है एब्जॉर्बेंट, इस पे क्या है, अगर आपका इसका सिस्टम का हीट 10 जूल है, अब इसको आप क्या कर रहे हो, 5 जूल और दे रहे हो, गर्म कर रहे हो यहाँ से बर्नर लगा के, सपोज 5 जूल आपने और बढ़ा दिया इसकी एनर्जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एच 10 तो था और आपने दे दिया 5 सिस्टम प्लस 5, तो ये हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसका टेम्परेचर जब 10 जूल था ना, तो ये एब्जॉर्बेंस आसानी से आके समझ रहा, चिपक रहा था, ठीक है। अब जब आपने बढ़ा दिया ना तो ये अब एब्जॉर्बेंट आसानी से नहीं चिपकेंगे क्योंकि वो तो जनरली गैसेस होते हैं और हाई टेम्परेचर पे गैसेस तो दूर भागेंगे ना, पास आके चिपकना नहीं चाहेंगे। तो वही अगर टेम्परेचर घटाओगे तो गैसेस को लिक्विफाई होना पड़ता है, आसानी से आकर के चिपक जाएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस दूर भागेंगे चिपकने के बजाय। तो यही होता है डेल्टा एच निगेटिव और पॉजिटिव। डेल्टा एच निगेटिव है तो एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाएगा यानी कम टेम्परेचर है, टेम्परेचर घटाए हैं, डेल्टा एच निगेटिव मतलब टेम्परेचर घटाया है सिस्टम, और डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ाया है, तो फिर वहां पे मुश्किल होगा एब्जॉर्प्शन करा पाना, डिजॉर्प्शन आसान हो जाएगा। आया समझ में? जैसे देखो मान लो ये हमारा एक एब्जॉर्बेंट हो गया, ये एब्जॉर्बेंट पे हमने ये एब्जॉर्बेंट पार्टिकल आकर के चिपका दिया। अब ये जनरली मैंने कहा गैस होते हैं, ठीक है, उनको लिक्विफाई करके चिपकाते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कर रहे हो यहाँ से हीट, इसको नीचे से बर्नर लगा के आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो जरा मुझे बताओ ये वो गैस हैं जिनका टेम्परेचर कम करके हम लोग लिक्विड बनाते हैं, इस पे चिपकाते हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या ये भागेगा नहीं, यहाँ से भागेगा नहीं। तो 10 जूल टेम्परेचर था, आपने 5 जूल बढ़ा दिया, तो यहाँ पे ये 5 जूल जब आप बढ़ाए तो 15 जूल हो गया, यानी डेल्टा एच हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो डिजॉर्प्शन होगा ना बेटा, ये सरफेस छोड़ के भागना शुरू करेगा, ये होता है एक्चुअली यहाँ। आया समझ तो बोलो। हाँ मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट हमारा है प्रेशर। तो देखो प्रेशर में तो सीधी बात है, अगर इस सरफेस पे हम लोगों ने यहाँ पे गैसेस पार्टिकल रख दिया और ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, दबा रहे हैं दबा रहे हैं, तो दबाएंगे तो ज्यादा चिपकेगा, लिक्विफिकेशन आसान हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज, लिक्विफिकेशन आसान, तो ज्यादा चिपकेगा। तो नेक्स्ट हमारा लिख लो, अब इसके स्क्रीन शॉट ले लो पहले। थर्ड था ना, फोर्थ प्रेशर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज with increasing pressure.
Adsorption increases with increase in pressure at constant temperature the effect of हो गया, ठीक है, इतना सब समझ सकते हो कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि गैसेस इजीली लिक्विफाई होते हैं, तो हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? मैम आज जो आप कंसेप्ट बताएं उसका एक नहीं समझी सृष्टि, आप क्या पूछना चाह रहे हो मुझे समझ में, एक बार आप अनम्यूट करके पूछो। क्वेश्चन नहीं सुन रहा बेटा, एक बार आप अनम्यूट करके पूछो। कौन सा कंसेप्ट होता है जिसका एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होना मैटर नहीं करता है? नहीं समझे? बताया ना बेटा, वो एक्सोथर्मिक है ना, तो मैटर करता है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन घटेगा और डिजॉर्प्शन बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, डिजॉर्प्शन घटेगा। ओके, तो नेक्स्ट लिखो एक्टिवेशन ऑफ the solid adsorbent। ओके, ये क्या होता है? देखो, एक्टिवेशन का मतलब क्या है? इसका पूरे टर्म का मतलब समझो। एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड पावर का मतलब है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के टेंडेंसी को, इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज टेंडेंसी प्रोसेस ऑफ, यहां से लिखिए, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजेस द टेंडेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो क्या मतलब, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट का मतलब ये है, सॉलिड को किसी भी ऐसे, जो सॉलिड एब्जॉर्बेंट है उसको किसी भी ऐसे प्रोसेस से पास कराना जिससे उसका एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाए, इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट। जैसे देख, फिर मैं वही एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि माइनिंग मास्क में हम लोग चारकोल पाउडर यूज करते हैं, तो वो चारकोल पाउडर कैसा होता है? एक्टिवेटेड होता है। क्या मतलब? देखो, जो चारकोल होता है ना, उसमें पहले से कुछ मॉइस्चर होता है, तो जब ऑलरेडी वो कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो और कितना ही एब्जॉर्ब कर पाएगा हार्मफुल गैसेस जो माइनिंग मास्क में पहनते हैं। माइनिंग यानी कोयलरी में जो कोयला निकालने जमीन में जाते हैं, प्रोबेबली वही होता है। तो उसमें क्या होता है, देखो, जो कोयला है ना, चारकोल जो है ना, उसको मास्क में डालने से पहले क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। अब एक्टिवेट क्या करेंगे, वो कोयला जो पहले से कोई भी चीज एब्जॉर्ब करके या एब्जॉर्ब करके रखा है ना, उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, यानी उसको हीट करेंगे। तो अगर कोयले को पहले हीट कर देते हैं तो जितने भी उसमें मॉइस्चर या अदर गैसेस पहले से एब्जॉर्ब है वो हट जाएंगे, तो वो उसको क्या कहेंगे, एक्टिवेट करना। यानी माइनिंग मास्क में हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं। तो हर बार हीट ही करके नहीं, कोई और भी प्रोसेस होता है जिससे हम लोग ट्रीट करते हैं। यानी कुछ भी करके अगर आप एक्टिवेशन कर देते हो किसी सॉलिड का, मतलब अगर आप एक्टिवेशन कर रहे हो तो आप एब्जॉर्प्शन पावर इंक्रीज कर रहे हो। ओके,
इसका बेस्ट एग्जांपल यही चारकोल वाला है। तो देखो इसको हम लोग अब लिख लेते हैं वर्ड में। एक्टिवेटेड, देखो चारकोल को हम लोग ना बुझा हुआ चारकोल कहते हैं, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर, ऑयल, एयर पहले से रहते हैं। और एक्टिवेटेड चारकोल यानी उसको हीट कर देते हैं या कोई ऐसे प्रोसेस से ट्रीट करते हैं जिससे वो जो भी कुछ एब्जॉर्ब किया है वो बाहर हो जाए। ओके, तो एक्टिवेटेड चारकोल that has, चारकोल में तो ए छूट गया, एक्टिवेट activated charcoal that has been heated, otherwise treated, heated, otherwise treated to increase increase its absorptive power. Absorptive power. ओके, तो ये है ये एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बिंग, यानी उसको कोई भी प्रोसेस से हीट करके या कोई अदर प्रोसेस से ट्रीट करके उसको एक्टिवेट करते हैं, यानी जो वो पहले से एब्जॉर्ब कर चुका है या एब्जॉर्ब कर चुका है उसको बाहर करते हैं। यही होता है एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट। तो ये भी फर्क पड़ता है, यानी अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल यूज करोगे तो वो ज्यादा गैसेस, ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो कम एक्सटेंट पे एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कुछ अंदर रखा है एब्जॉर्ब करके, तो उसमें जगह कम। तो ये रहा। अब आप लोग पूछिए, अगर कोई डाउट है आप लोग पूछिए, आगे कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोटोप। थैंक यू। अगर आप लोगों को पूछना है कुछ पूछ सकते हो।